हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब सबसे पहले तो हम इसके थोड़े से चैप्टर के नाम पे ही चर्चा कर लेते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है और उसका एलिमिनेशन क्या है और उस एलिमिनेशन की ज़रूरत क्या है। देखो, आपको तो पता ही है कि हर एक चीज़ जो है मैं सेल से जोड़ के बताता हूँ। देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हमारी ये सेल है, हमारी सेल ही हमसे सब कुछ करा रही है प्यारे बच्चों। सेल को एनर्जी चाहिए थी, सेल को काम करना था, तो हमने क्या किया, डाइजेशन किया था। क्योंकि डाइजेशन क्यों किया था बेटा, डाइजेशन की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमारी सेल जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल को ही एब्जॉर्ब, सिंपल न्यूट्रिएंट्स को ही एब्जॉर्ब कर सकती है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमीनो एसिड वगैरह। तो इसको हमने जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से हमने सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उसको क्या दिया था बेटा, उसको हमने डाइजेशन करके दिया था। हमने सेल को ग्लूकोज दे दिया, मान के चलो ग्लूकोज दे दिया, समझना। अब हमने सेल को ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज को तोड़ दिया उसने और किस में कन्वर्ट किया था, CO2 प्लस H2O में, है ना। इस CO2 का क्या करेगी, CO2 का कोई काम है क्या सेल के पास, बताओ। CO2 अच्छा प्रोडक्ट है कि वेस्ट प्रोडक्ट है? कैसा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा देर तक अगर सेल अपने अंदर रखेगी तो सेल को नुकसान होगा बेटा कि फायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये क्या हो गया, एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। चलो मान के चलो, जैसे ही इसके पास अमीनो एसिड जाएगा या कोई भी ऐसी चीज जाएगी जिसमें क्या है, आपके नाइट्रोजनस ग्रुप है, तो वो भी क्या होगा, उनका जब ब्रेकडाउन होगा तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो होते हैं हमारी सेल के अंदर बन जाते हैं। बॉडी के अंदर बात नहीं कर रहे। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, इसको हम NW लिख देते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट किसके अंदर बन गए हैं, सेल के अंदर। अब सेल इस नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने अंदर रखना नहीं चाहती। सेल चाहती है इस नाइट्रोजनस वेस्ट को मैं निकालना चाहती हूं, क्योंकि उससे उसको डिसऑर्डर होंगे, उससे उसकी डेथ भी हो जाएगी, उससे उसकी डिस्कम्फर्ट होगी। तो इसी वजह से ऐसी सारी चीजें जो सेल के काम की नहीं हैं और जो एक्सेस में है, जो काम की नहीं है और एक्सेस में है, उनको सेल अपने पास रखना नहीं चाहती और उसको निकालना चाहती। इसी के लिए कहते हैं एक्सक्रीशन। अब सवाल आता है कि क्या जो डेफिकेशन है या जो एजेशन है जो हम NS के थ्रू करते हैं वो एक्सक्रीशन है कि नहीं है, आप बताओ। मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे कि वो भी एक एक्सक्रीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? क्योंकि हम एक्सक्रीशन में सेल के एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारी सेल हैं और हर एक सेल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है और उसी को बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। जो चीजें एक्सेस में हैं उसको बाहर निकालना और जो चीजें हमारे लिए वेस्ट का काम कर रही हैं उनको बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं और उनका एलिमिनेशन कैसे हो सकता है? अभी तक आपको समझ में आया एक्सक्रीशन के लिए किसको निकालना है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो बन रहे हैं, है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारे यहां बन रहे हैं। अगर मान के चलो प्रोटीन का अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं या बाकी चीजों को अगर सेल के अंदर, तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हो सकते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं प्यारे बच्चों? 3 टाइप के। बहुत कॉमन सी बात है, देखो जरा। एक को हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। दूसरे का नाम है यूरिया और तीसरे का नाम है यूरिक एसिड। क्या नाम है? यूरिक एसिड। जरूर आपने सुने होंगे। ये तीनों में खास बात क्या है कि ये तीनों ही क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट। और कहां बन रहे हैं बेटा? किसी ऑर्गन में नहीं बन रहा है, हर एक सेल में बन रहा है। इस बात का ध्यान रखना है, हर एक सेल में बन रहा है। अच्छा, अमोनिया जो होता है उसको हम प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर कोई पूछ ले कि अमोनिया को प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों कहते हैं, तो क्या बताओगे? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, फिर वही अमोनिया शायद यूरिया में कन्वर्ट हो जाए या वही यूरिया जाकर के यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन सब में बनेगा तो अमोनिया ही। इसीलिए अमोनिया इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अमोनिया जो है वो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में बन रहा है, लेकिन वो किसी में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, फिर किसी में कन्वर्ट हो सकता है यूरिक एसिड में। कैसे होता है देखें, ठीक है। सबसे पहले अमोनिया की एक खास बात बताता हूं। अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए तो हम इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, वरना हमारी दुश्मनी क्या थी? तो हाईली टॉक्सिक है। कैसा है? हाईली टॉक्सिक। अब एक बात बचाओ, चाहे वो टॉक्सिक आदमी हो, चाहे वो टॉक्सिक सोसाइटी हो, या कोई भी चीज टॉक्सिक अगर आपके पास है तो नुकसान करेगी कि नहीं करेगी प्यारे बच्चों? करेगी ना।
वैसे ही अमोनिया जो था हमारी सेल के लिए हाईली टॉक्सिक था, तो इसको जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए कि थोड़ी देर तक इसका वेट करना चाहिए, जल्दी निकाल देना चाहिए ना। इसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली निकाल देना चाहिए, तुरंत निकाल देना चाहिए। तो क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हाईली टॉक्सिक है, इसलिए इसका स्टोरेज हम अपनी बॉडी में नहीं करना चाहेंगे, इसका स्टोरेज करना ही नहीं चाहेंगे हम। अच्छा, अगर हम बात करें यूरिया की, तो वो अमोनिया से थोड़ा सा नहीं, 1,00,000 गुना, कितना गुना बेटा? 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक है। मतलब अगर हम बात कहेंगे यूरिया की, तो ये कैसा है बेटा? लेस टॉक्सिक है। कैसा है? लेस टॉक्सिक। और यूरिक एसिड तो बेचारा लीस्ट टॉक्सिक है। कैसा है? लीस्ट टॉक्सिक। तो अगर टॉक्सिसिटी के मामले में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। इसीलिए इसका स्टोरेज नहीं करते, इसको इमीडिएटली बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसको कंसीडरेबल टाइम तक, ठीक है, टाइम तक हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भाई चल तू उतना टॉक्सिक नहीं है तो तुझे थोड़ा स्टोर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक, है ना, इसको हम थोड़े मोर टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है तो इसको स्टोर कर ही रहेंगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक कर ले, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझो, अमोनिया जो है इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया जो है वो वाटर में पूरा का पूरा सॉल्युबल है। यूरिया जो है वो लेस सॉल्युबल है। कैसा है प्यारे बच्चों? लेस सॉल्युबल है। और जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट सॉल्युबल है। अच्छा सर, बाकी बात है तो जो आपने समझाई वो समझ में आ गई, ये लास्ट वाली बात नहीं समझ में आई कि ये मोर सॉल्युबल क्यों है, ये लेस सॉल्युबल क्यों है, ये लेस्ट सॉल्युबल क्यों है। समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे बेटा। 3 बीकर हमारे पास है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ध्यान से समझना, इन तीनों बीकर में मान के चलते हैं बेटा हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। इसमें भी पानी भरा, इसमें भी पानी भरा, इसमें भी पानी भरा। इसमें हमने थोड़ी सी 2 बूंदें किसकी डाल दी? अमोनिया की डाल दी। अमोनिया डाल दी। अमोनिया जैसे डाला तो ये मोर सॉल्युबल था तो पूरे में फैल गया, पूरे पानी में क्या फैल गया? अमोनिया फैल गया। लेकिन यहां लेस सॉल्युबल है तो थोड़े से पानी में क्या फैला? यूरिया। और यहां पर तो बहुत कम ही सॉल्युबल है तो ये यहां पर रह गया। तीनों में भरा क्या क्या हुआ है? भूल मत जाना। इसमें क्या भरा है? ए में अमोनिया भरा है। क्या भरा है? अमोनिया भरा है। इसमें क्या भरा है? यूरिया भरा है। इसमें क्या भरा है? यूरिक एसिड भरा है। अब ध्यान से समझना बेटा, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल, बहुत सॉल्युबल था इसलिए फैल गया पूरे पानी में, घुल गया तुरंत के तुरंत। ये थोड़ा सा कम घुला, ये तो बिल्कुल ही कम घुला। अब मैंने आपको टास्क दिया कि इस वाले बीकर से अमोनिया को निकालो, इसको अमोनिया को निकाल दो, तो पूरा का पूरा पानी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि अमोनिया तो पूरे पानी में घुल चुका है, इसीलिए यहां पर मोर वाटर रिक्वायर। जब कभी भी हमें अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अमोनिया जो है मोर सॉल्युबल इन दी वाटर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बात करते हैं, अगर इसमें से यूरिया को निकालना तो यूरिया को निकाल देंगे, इतने पानी को निकाल देंगे तो यूरिया भी निकल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? कंपैरेटिवली लेस वाटर रिक्वायर। ठीक है क्या? अच्छा, अगर बात करी जाए कि यूरिक एसिड क्या है, तो यूरिक एसिड में अगर हमें यूरिक एसिड को अगर निकालना है तो इतने को निकाल देंगे तो यूरिक एसिड निकल जाएगा, तो बाकी पानी तो हमारा बचा रहेगा ना। तो लीस्ट वाटर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन के लिए कम से कम पानी की जरूरत है। किसके लिए? यूरिक एसिड के लिए। अब देखो बेटा, जिनके पास पैसा है वो पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनके पास पानी है वो पानी खर्च कर सकते हैं। अगर एक मान के चलते एक कॉकरोच की बात कर लेते हैं, कॉकरोच बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है, उसके पास पानी नहीं है, तो वो पानी खर्च करेगा कि अपनी बॉडी से पानी निकालेगा? नहीं निकालेगा। समझदार है वो, कॉकरोच भी समझदार है। तो वाटर जिसके पास ज्यादा है वही मोर वाटर निकाल सकता, क्योंकि उसको वाटर की अहमियत ही नहीं है। तो मोस्टली अमोनोटेलिज्म जो होता है, अमोनोटेलिज्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल
जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, है ना। तो अमोनोटेलिक अधिकांशता, या मैं तो कहूं सारे, है ना, वो सारे के सारे कहां पाए जाएंगे? पानी में पाए जाएंगे, एक्वाटिक में, ठीक है, एक्वाटिक में पाए जाएंगे। अच्छा, ये जो है बाकी के जो हमारा यूरिक एसिड और यूरिया है, ये दोनों के दोनों पानी में अगर नहीं भी हैं या थोड़े बहुत पानी में है, तो ये दोनों क्या करते हैं बेटा? कंजर्वेशन करते हैं। कंजर्वेशन किस चीज का? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखो कितने समझदार हैं, कितने समझदार है, पानी को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अगर हमारे शरीर में पानी ज्यादा नहीं है तो हमें अमोनिया रिलीज नहीं करना है, ये समझ सब में है, तो उनको क्या रिलीज करना है? यूरिया, क्योंकि यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए पानी का अमाउंट कम चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए पानी का अमाउंट कम चाहिए, इसीलिए ये क्या करते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ वाटर करते हैं। सही है कि नहीं है? बोलो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत क्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी? ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी? अमोनिया बनाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यूरिया बनाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि यूरिक एसिड बनाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? देखो, अमोनिया, ठीक है, यहां क्या था? यूरिया, और यहां क्या था? यूरिक एसिड। ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी? देखो, अमोनिया तो सब में बन ही जाता है ना, रेडीमेड है, अमोनिया बन रहा है सब में, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत कम एनर्जी की जरूरत है अमोनिया बनाए में, ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, यूरिया बनाओगे तो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मोर एनर्जी, ठीक है, ज्यादा एनर्जी लग जाएगी बेटा। लेकिन यूरिक एसिड बनाओगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इनमें से एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड होगी? यूरिक एसिड बनाने में। सर, क्या हमारी बॉडी में भी क्या ऐसा हो सकता है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। आपको पढ़ाऊंगा कि हमारी बॉडी में अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है। एक हमारा बहुत ही प्यारा ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। कौन से साइकिल के थ्रू? ऑर्निथिन साइकिल। एक साइकिल हमारे लीवर में चलता है, उसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। उसी में क्या होता है? अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि अमोनिया को यूरिया में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बताओ जरा। क्योंकि सर अमोनिया टॉक्सिक है, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत है, क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, और अमोनिया जो है इतना टॉक्सिक है कि वो हमारी बॉडी या हमारी सेल में अगर वो रहेगा तो सेल खराब हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, या सेल जो हो गई डिस्कम्फर्ट में चली जाएगी। इसीलिए अमोनिया को हमें क्या करना पड़ा? यूरिया में कन्वर्ट करना। और अमोनिया को हम स्टोर भी नहीं कर सकते यूरिया को थोड़ा बहुत कर ही सकते, ठीक है। तो अमोनिया कहां कहां होगा बेटा? कौन कौन अमोनिया रिलीज करती है? मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बेटा? जैसे आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा ना, पोरीफेरा है, आपके नाइडेरिया वगैरह हैं, सीलेंट्रेटा वगैरह हैं, ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये पूरे मोस्टली इनवर्टिब्रेट अमोनिया ही रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात कर लें, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, एक मैंने आपको टेबल भेजी हुई है, उसमें ये इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, बिल्कुल याद कर लेने, टेबल में आते हैं वो, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में साथ ही साथ बोनीफिसेस जो होती हैं, बोनीफिसेस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यूरिया कौन करता है बेटा? एम्फीबियन। और हम क्या हैं? मैमल्स, तो हम भी ये करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं। तो अब बचा कौन? बर्ड्स बचे, और सबसे खतरनाक अपने कौन बचे? रेप्टाइल्स बचे। रेप्टाइल्स तो मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं, या हम कहें कि ऐसी जगह पर रहते हैं जहां स्कैरिसिटी ऑफ वाटर है, जहां पर पानी की कमी है, उनके लिए क्या अच्छा होता है? यूरिक एसिड जो होता है वो रिलीज करते हैं। कुछ बातें और बता देता हूं। अमोनिया को रिलीज करा जा सकता है अमोनियम आयन के फॉर्म में, जिसमें किडनी की कोई भूमिका नहीं होती। अमोनियम आयन के फॉर्म में जो फेसेस होती हैं वो वाटर में डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज करती हैं। यूरिया जो होता है, यूरिया में वाटर रिक्वायर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वाटर जो होता है, अभी हम आपको बताएंगे कि हम इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाएंगे आपको बाद में। और यहाँ पर ये पेबल्स या फिर हम कहेंगे सॉलिड फॉर्म में जो होता है वो निकलता है। आपको कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने लिखवाए हैं ऑलरेडी, तो उसमें हम बात कर लेंगे। अच्छा, कहीं कहीं डुअल नेचर होता है, कहीं कहीं डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब समझो कैसा होता है? जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म बड़ा समझदार है। अर्थवॉर्म जानते हो कौन से फाइलम में आता है बेटा? अर्थवॉर्म एनिलिडा में, ठीक है। या फिर जैसे क्रोकोडाइल है, क्या है बेटा? क्रोकोडाइल या अर्थवॉर्म जो है ये मौका परस्त है। मौका परस्त समझते हो? जो अलग अलग मौका पे अलग अलग बात करते हैं। जब रेनी सीजन होगा या जब ये वाटर के अंदर होंगे
तब क्या करते हैं, ये अमोनिया रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तो इनके पास क्या है, बहुत पानी है, और बहुत पानी है तो अमोनिया रिलीज कर देंगे। लेकिन जब ड्राई सीजन होगा और जब क्या होगा बेटा, जब क्या होगा बाहर होंगे, ये लैंड पर होंगे, तब ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं। इसी को हम डुअल बिहेवियर भी कह सकते हैं। डुअल बिहेवियर मतलब समय देख करके अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर एम्फीबियन में हम अगर आपको बात करें, एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन का जो लार्वा होता है, लार्वा वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। इसीलिए ये कैसा होता है, अमोनोटेलिक होता है। कैसा होता है, अमोनोटेलिक, ठीक है, अमोनोटेलिक। और दूसरा जो होता है, अगर हम बात करें इसका अडल्ट जो हो जाता है, तो अडल्ट यूरिया रिलीज करने लगता है, तो इसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक, सॉरी, यूरियोटेलिक, ठीक है। तो ये यूरियोटेलिक हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब हमने बहुत सारे, आपको जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तब भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़े हुए हैं। अलग अलग एनिमल में एक्सक्रीशन करने के लिए अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। प्रोटोजोआ जैसे हम बात कर लें, या फिर हम कहते हैं कि कई जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। या फिर पोरीफेरा या फिर सीलेंट्रेटा में उनकी जनरल बॉडी सरफेस होती है। या फिर एनिलिडा की बात करें तो उनमें हम क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फ्लैट वॉर्म में फ्लेम सेल होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं, किसी एनिलिडा में नेफ्रीडिया होती हैं। फिर अगर हम एस्केलमेंथिस की बात करें तो एच सेव रेनेट ग्लैंड होती है। फिर अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा के लिए अलग है, कॉक्सल इंसेक्टा के लिए क्या है, मालपीजियन टिब्यूल हैं, और बाकी भी मैंने बताई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मोलस्का की बात करें तो ऑर्गन ऑफ वोजेनस भी होता है। एकाइनोडर्मेटा में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। हेमिकोर्डेटा में भी प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं, और मैमल कोर्डेटा में जो होती है वो क्या होती है, किडनी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, किसको उठा लेते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स तो होंगे ही, जब भी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनेगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस चीज से मिलके बनेगा, कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, सबसे पहले एक जोड़ा किडनी, मतलब किडनी कितनी होंगी, 2, ठीक है। दूसरा ए पेयर ऑफ यूरेटर, ये पाइप लगे होते हैं छोटे छोटे से किडनी में, ठीक है, तो इन्हीं को ए पेयर ऑफ यूरेटर होगा। एक होगा आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा एक, ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा। और लास्ट में जो होता है यूरेथ्रा हो सकता है, ये भी सिंगल होगा। इस पर से बड़े सवाल आते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चे कई गलती कर देते हैं। इसमें क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ यूरेथ्रा की जगह यहाँ यूरेटर रख देगा और दोनों का एक्सचेंज कर देगा। तो ध्यान से समझना, यूरेथ्रा जो होता है एक होता है, यूरेटर 2 होते हैं। शुरू के 2 जो हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं, और नीचे वाले 2 जो हैं वो सिंगल हैं, ठीक है क्या, ये नीचे वाले 2 जो हैं सिंगल हैं। क्वेश्चन बने तो घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये होता है सर, इसको जरा बना के भी देख लेते हैं क्या क्या कैसे होता है। देखो, एक पेयर ऑफ किडनी होगी, चलो भाई लो, ये पेयर ऑफ किडनी हो गई, यहाँ भी एक किडनी हो गई, यहाँ भी एक किडनी हो गई। किडनी से क्या निकला, कुछ छोटी छोटी ये डक्ट जैसी निकली, ट्यूब निकली, इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को क्या कह दिया बेटा, यूरेटर। ये ट्यूब जो हैं वो एक चली गई ब्लैडर में, इसी को कह दिया यूरिनरी ब्लैडर, और ये खुलेगा एक आपकी ओपनिंग यहाँ से होगी, इसको कहेंगे यूरेथ्रा। तो दिस वन इज यूरेथ्रा, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज यूरेटर, एंड दिस वन इज किडनी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये 4 ऑर्गन इसमें रहेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, किडनी की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा किडनी, बहुत बढ़िया से किडनी को समझाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आपने आम खाई है, आम खाया है क्या, आम? अभी आम का क्यों पूछा बताऊंगा। किडनी जो होती हैं हमारे पास कैसे होती हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब 2 किडनी है, सही है क्या। कौन सी कैविटी में पाई जाती हैं बेटा, कौन सी कैविटी में रहती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी। अगर पोजीशन पूछी जाए तो क्या है बेटा किडनी की पोजीशन, T12 से लेकर के L3, मतलब 12 थोरेसिक्स से लेकर के 3rd नंबर। अब 12 थोरेसिक्स से 3rd नंबर क्या है, देखो चलो बता ही देते, क्लियर ही कर देते हैं, मैं तो कुछ डाउट नहीं छोड़ना चाहता मेरे प्यारे बच्चों के लिए। मान के चलते हैं बेटा, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। यहाँ आपको पता है ऊपर थोरेसिक होती है, तो मान के चलते हैं ये T12 है। क्या है ये, T12। T12 से, अगर T12 से हम कहें तो T12 ये हो गई, एक L1 ये हो गई, L2 ये हो गई,
और L3 जो हो गई ये हो गई। तो T12 से लेकर के L3 तक की पोजीशन में किडनी होती है, मतलब किडनी कहाँ सिचुएटेड होंगी, किडनी जो होंगी वो यहाँ सिचुएटेड हो जाएंगी। सही है क्या, यहाँ जो होगी किडनी सिचुएटेड हो जाएंगी किस किस के बीच में, T12 से लेकर के L3 तक। थोड़ा सा डायग्राम इसको नीचे कर सकते हैं अपन, 1 मिनट रुक जाओ कर ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऐसे जो होंगी हमारी दोनों किडनी हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी पोजीशन क्या है, ऊपर T12 थोरेसिक 12 और ये L3 थर्ड नंबर, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ किडनी। अच्छा एक और लाइन एनसीईआरटी लिखती है, किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है, देखो इसको समझेंगे। मान के चलते हैं ये किडनी है, ठीक है, किडनी है। किडनी हमारी डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन से अटैच है। कैसे अटैच है, डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन से, मतलब यहाँ पर किडनी है, ठीक है, डोर्सल वॉल से अटैच है। इसके एक तरफ जो है, इसकी कॉनकेव साइड जो है उसको बस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा। ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने इसको चारों तरफ से नहीं घेरा, जैसे पुलिस कहती है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, वैसे नहीं घेरा, सिर्फ आगे आगे की साइड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया हुआ है। ऐसे ही को हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि ये किडनी जो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है। ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि हमारी एक किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है और दूसरी जो होती है थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। तो कौन सी नीचे की तरफ होती है, राइट किडनी जो होती है, राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली कैसी होती है, स्लाइटली लोअर होती है, और लेफ्ट किडनी जो होती है थोड़ी सी ऊपर होती है। क्यों, क्योंकि लीवर की वजह से, ठीक है। तो राइट किडनी थोड़ी सी लोअर और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा बताओ सर किडनी के बारे में पढ़ने तो मजा आ रहा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं एक किडनी जो है, किडनी है। अच्छा अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने आम खाया कि नहीं खाया। देखो मान के चलते हैं ये आम है, ऐसे ही रहता ना, आम फलों का राजा है, ठीक है। तो आम जब आप खाते हो तो बीच में क्या रहता है, इसके बीच में क्या रहता है बेटा, बीच में क्या रहता है, बीज रहता है, इसका सीड रहता है। तो जो सीड है ये बीच में है, और बाकी में आपको जहां से आप खाते हो। वैसे ही सिंपल है, जो किडनी होगी, किडनी में भी अंदर वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, अंदर वाले हिस्सा को हम कहते हैं मेड्यूला और बाहर वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स। इससे आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आम में बाहर वाला हिस्सा अलग होता है, अंदर वाला हिस्सा अलग होता है, वैसे किडनी में भी होता है। और थोड़ी सी बात है, अगर आपको साइज वगैरह की बात है तो 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी जो होती है उसकी लेंथ हो सकती है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो सकती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस हो सकती है, 120 से 170 ग्राम किसी भी अडल्ट में उसका क्या हो सकता है बेटा, वजन हो सकता है किडनी का। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं किडनी की। इसकी कवरिंग को हम रेनल फेसिया या रेनल कैप्सूल कह सकते हैं। रेनल कैप्सूल जो है इसकी कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, किडनी की कवरिंग जो होती है उसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। इसके बीच में एडिपोज टिश्यू भी भरे होते हैं। खैर ये 3 लेयर होती हैं इसमें, खैर उसको डिटेल में हम बाद में कभी पढ़ाएंगे। यहाँ पर अभी हम अगर बात करें तो इसमें एडिपोज टिश्यू भरे हुए हैं। एडिपोज टिश्यू क्या काम कर रहे हैं बेटा, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है, कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये इसकी कॉनकेव सरफेस है। कौन सी सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, ठीक है क्या। कॉनकेव सरफेस दोनों, यहाँ पर एक नॉच बनी होती, ये देखेंगे। अच्छा अभी मैंने बताया बाहर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, तो ये हो गया इसका कॉर्टेक्स। क्या हो गया ये इसका कॉर्टेक्स। और अंदर वाला क्या होगा, मेड्यूला। अच्छा जो अंदर वाला मेड्यूला है प्यारे बच्चों, इस मेड्यूला में कुछ पिरामिड्स बने होते हैं, कुछ समोसे रखे होते हैं उल्टे। देखो 1 2 3 ऐसे करके कुछ बहुत सारे समोसे रखे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। ये क्या है बेटा, मेड्यूलरी पिरामिड। मतलब कौन से रीजन में है, मेड्यूला रीजन में, मेड्यूलरी पिरामिड। सही है क्या, मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। ये मेड्यूलरी पिरामिड हो गए, ये कॉर्टेक्स हो गए। अच्छा एक बार यहाँ भी भारत पाकिस्तान वाला विवाद आ गया। क्या भारत पाकिस्तान वाला विवाद, ये मेड्यूला है ये वाला, और ये इसके ऊपर कॉर्टेक्स है। तो सर ये क्या है जो बीच में है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बीच में है जो, वो क्या है। देखो ये वाला रीजन ना तो मेड्यूला लग रहा है ना कॉर्टेक्स लग रहा है ना। इसी को हम कहते हैं, कुछ ऐसे कॉलम बने हैं जो, जिसमें क्या है, जिसमें कॉर्टेक्स अंदर गया हुआ है। किसके अंदर गया हुआ है, मेड्यूला के। इन्हीं कॉलम्स को हम कहते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी। क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी, या इनको हम रेनल कॉलम भी कह सकते हैं, रेनल कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक पिरामिड को अगर मैं यहां बनाऊं तो ये पिरामिड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, मेड्यूलरी पिरामिड ऐसा दिख रहा है। इसका जो बेस है, बेस किस तरफ है बताओ बेटा, इसका बेस किस तरफ है, कॉर्टेक्स की तरफ कि मेड्यूला की तरफ। ये बेस है, बेस किस तरफ है, कॉर्टेक्स की तरफ। ये कॉर्टेक्स की तरफ है,
और इसके जो अपेक्स है, क्या है बेटा, अपेक्स, ये अपेक्स है, इस अपेक्स को हम रेनल पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल पेपिला। ये रेनल पेपिला किसकी तरफ है, पेल्विस की तरफ है, ये पेल्विस वाला रीजन यहाँ की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर से अगर आप देखो तो छोटी छोटी सी नलियाँ निकली हुई हैं, जिन नलियों को हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स। ये नलियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, आगे जाकर के देखो 2-2 3-3 का एक ग्रुप बनाकर आपस में जुड़ जाती हैं, इसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स। ये मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स जो होती हैं एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलती हैं, जिसका नाम है पेल्विस। क्या नाम है, पेल्विस। और ये पेल्विस के ही बाद यहाँ ये नोच में हाइलम जो होता है यहाँ खुलती हैं, और पेल्विस से फिर यहाँ निकलता है, इसी नोच से क्या निकलता है, अपना यूरेटर। क्या निकलता है, यूरेटर। यूरेटर। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर को पेल्विस कह दिया, यहाँ से यूरेटर निकलता है। यहाँ जो ये नोच बनी है इसको हाइलस या हाइलम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइलस या हाइलम कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बाहर वाला रीजन जो हो गया वो क्या हो गया, कॉर्टेक्स। अंदर वाला क्या हो गया, मेड्यूला। ये क्या हो गई, कॉलम ऑफ बर्टिनी। यहाँ माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, और पेल्विस से ही क्या निकला हुआ है, यूरेटर निकला हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये किडनी का क्या है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई। अब हमें ये समझना है कि इस किडनी में ऐसा क्या है सर, इस किडनी में ऐसा क्या है जो ये फिल्ट्रेशन कर देता है, ऐसी कोई तो चीज होगी। अब देखो किडनी में ब्लड कहां से आता है, ये भी बता दो सर जरा। तो अगर हम बात करें कि ब्लड कहाँ से आता है किडनी में, तो हम दूसरे डायग्राम को ले लेते हैं, एक को, है ना, जो अंदर वाला मैंने आपको बता दिया। दूसरे डायग्राम को ले लेते हैं, सप्लाई ऑफ ब्लड भी बता देंगे। ये किडनी है, बाकी की चीज़ें तो मैंने बनाई दी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। यहाँ से क्या निकला हुआ है बेटा, यूरेटर निकला हुआ है, सही है क्या। अच्छा, अब हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किससे, आओर्टा से। ये डोर्सल आओर्टा है, ठीक है। डोर्सल आओर्टा जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और एक आर्टरी चली गई है यहाँ पर, इसका नाम है रेनल आर्टरी। क्या नाम है इसका बेटा, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर चली गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, इसका नाम क्या हो गया, रेनल आर्टरी। इसका नाम हो गया रेनल आर्टरी, ठीक है क्या, रेनल आर्टरी। अच्छा, इसका नाम क्या है, डोर्सल। अच्छा, थोड़ा सा नाम जो है इस तरफ लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, डोर्सल आओर्टा। अब मैं दो किडनी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक ही बना रहा हूँ। एक और होती है जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। ये यहाँ से वेन जो निकलती है वो इन्फीरियर वेना केवा में मिल जाती जा करके, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। और इससे क्या निकलती है, जो वेन निकलती है, इस वेन का नाम है रेनल वेन। क्या नाम है, रेनल वेन। इतनी बात समझ में आ गई। और चाहे वो आपकी रेनल वेन हो, चाहे वो आपकी रेनल आर्टरी हो, चाहे वो यूरेटर हो, ये एक ही जगह से अंदर जा रही हैं, एक ही जगह से अंदर जा रही है। उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है आपका उस जगह का नाम है हमारे हाइलम या हाइलस, ठीक है। हाइलम या हाइलस उस जगह का नाम है। और ये जो हो गई हमारी दो बोन। अब इसके अंदर जो है बहुत इसके अंदर हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो नेफ्रॉन्स जो होती हैं फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, अब वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है।